गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आई एस फाइन। दिस इज शिवानी सक्सेना। होप यू आर वेरी वेल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 और पार्ट नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली आई एम सो सॉरी कि आप लोगों की कल क्लास नहीं आ पाई थी, कुछ नेटवर्क इशू हो रहा था यहाँ पे थोड़ा। आपको पता है कि हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और जो हाइड्रोजन की संयोग से बना होता है, यौगिक, ठीक है, उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और हाइड्रोकार्बन यौगिकों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में विभाजित किया जाता है? दो भागों में। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त। ठीक है, अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसके बारे में अगर हम डिटेल्स में जानें तो आपको पता चलेगा। वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें जो सभी कार्बन परमाणु होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ एक क्या करते हैं, एकल बंधन करते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होता है और सिंगल बॉन्ड द्वारा वो क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसे एल्केन भी कहा जाता है। इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो आपका होता है, कितना होता है, CnH2ON+2। ठीक है, और अगर आपसे बात करी जाए जैसे कि किस प्रकार से होगा, जैसे कि N+2 का अगर हम अभी करें तो कितना होगा, इसका 4 निकलेगा। अगर N+N=2 करें तो कितना होगा, C2H6 होगा। ठीक है, CH4 मतलब आपका हो गया ये मेथेन और C2H6 ये हो गया एथेन। तो इस तरीके से मेथेन होता है, एथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, प्रेटेन होता है। तो ये यहाँ आपको समझ लेना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर बात करते हैं जैसे कि आपका एक होता है असंतृप्त। तो असंतृप्त क्या होता है, आपको पता है कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें क्या होता है कि कार्बन के दो परमाणु होते हैं और द्विबंधन होता है, मतलब डबल बॉन्ड। और इसको त्रिबंधन भी हम मतलब इससे त्रिबंधन भी द्वारा जुड़े रहते हैं। और जो असंतृप्त होते हैं वो दो वर्गों में उनको बांटा जाता है। एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। ठीक है, ये यहाँ आपको समझ लेना है, एल्कीन और एल्काइन। आइए जानते हैं इसके बारे में भी। आप थोड़ा इसे देख लीजिए, ये यहाँ पे मैथेन है ना, ठीक है, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिया भी हुआ है। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे किसके बारे में जानेंगे, एक जानेंगे एल्कीन और एक जानेंगे एल्काइन के बारे में। तो आपको पता है कि जो आपका एल्कीन होता है, एल्कीन क्या होता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जो दो कार्बन परमाणु जो होते हैं ना, द्विबंधन डबल बॉन्ड द्वारा एक तरीके से जुड़े रहते हैं, तो उसे हम एल्कीन बोलते हैं। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n। ठीक है, इस प्रकार होता है। और जो आपका अगर इससे आपका बदला जाए, जैसे कि आप करेंगे, लिखा आपने कि N=2, तो आपका वो होगा C2H4 मतलब एथीन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटीन हो गया। और जैसे कि एल्काइन होता है तो एल्काइन में आपका ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो दो परमाणुओं के मतलब त्रिबंधन द्वारा जुड़े रहते हैं। एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो आपका होता है CnH2n, फिर होता है आपका -2। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। ये यहाँ आपको समझ लेना है काफ़ी अच्छे से। इसके कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं कि नया आपका, अगर आपने लिखा है यहाँ पे, मैं आपको राइट करके बता देती हूँ, N=2 और फिर आपका आएगा C2H2 मतलब हो गया आपका एथाइन। ठीक है, इसमें होता है एथाइन और प्रोपाइन। तो इस तरीके से यहाँ आपको समझ लेना है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के मैंने आपको प्रकार बताया, जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त का होता है एल्केन। ठीक है, और आपका जो असंतृप्त होता है इसका दो प्रकार होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, अब हम जानेंगे जैसे प्रयोगात्मक समूह। तो प्रयोगात्मक समूह क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे अगर आपसे बात करी जाए, इससे क्या होता है कि अभिक्रियाशील समूह के नाम से इसको जाना जाता है। और किसी कार्बनिक यौगिक का अणु जो दो भागों का एक तरीके से बना होता है, और इनमें एक समूह अत्यंत क्या होता है कि अधिक महत्वपूर्ण होता है, और इसी समूह पर यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। ठीक है, ये यहाँ आपको समझ लेना है काफ़ी अच्छे से।
अब ये समूह जो होता है ये अभिक्रियाशील या फिर अब मास्को के बोल सकते हैं प्रकात्मक समूह हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। और अर्थात क्या होता है इसमें कि किसी भी कार्बनिक यौगिक के उपस्थित वह समूह होता है जिसपे मतलब यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, ठीक है, अभिक्रियाशील समूह कहलाता है, ठीक है। ये आपको यहाँ समझ लेना है। उदाहरण के लिए जैसे हो गया मेथिल अल्कोहल, तो मेथिल अल्कोहल का क्या सूत्र होता है CH3OH, ठीक है। और एक होता है मेथिल समूह, तो माइनस आपका हम इसे लिख सकते हैं कि CH3, ठीक है। और अगर जैसे हो गया आपका एक होता है हाइड्रोक्सिल समूह, तो इसमें हम O-OH, तो इस तरीके से होता है। ये यौगिक की कुछ श्रेणी हैं जो आपको दी हुई हैं, जैसे कि अल्कोहल होता है, ईथर होता है, ठीक है, कीटोन होता है। तो इस तरीके से जैसे कि आपका अल्कोहल का -OH होता है, ईथर का आपका -O- होता है, कीटोन का CO- होता है। तो इस तरीके से, ठीक है, आपको बताया गया है यहाँ पे। समजातीय श्रेणी, आखिर समजातीय श्रेणी क्या होता है आइए हम लोग बात करते हैं। आपको पता है कि कार्बनिक यौगिक की एक ऐसी श्रेणी जिसमें क्या होता है कि एक ही प्रकार की प्रयागात्मक एक तरीके से समूह हो, तो उसे हम समजातीय श्रेणी ही बोलते हैं। जैसे मेथिल अल्कोहल हो गया, एथिल अल्कोहल हो गया, प्रोपिल अल्कोहल हो गया, ब्यूटिल अल्कोहल हो गया, तो इस तरीके से। और इसके भी यहाँ पे आपको कुछ सूत्र दिए गए हैं जो आपके इस प्रकार हैं। जैसे मेथिल अल्कोहल का होता है आपका CH3OH, ठीक है, ये मेथिल अल्कोहल का सूत्र होता है। ये मैं आपको बता रही हूँ अपने पॉइंट से, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और जो आपका एथिल होता है, एथिल अल्कोहल, उसका सूत्र होता है आपका C2H5OH, ठीक है। और प्रोपिल अल्कोहल का होता है C3H2, और H7 आपका कितना होता है OH, ठीक है। तो ये यहाँ आपको अच्छे से, काफ़ी अच्छे से याद रखना है। कोई दिक्कत आए तो आप उससे मुझसे पूछ सकते हैं। आपको पता है कि समजातीय के किन्हीं दो जो क्रमांक सदस्य होते हैं, ठीक है, सूत्रों के बीच सदा क्या होता है CH2, ठीक है, CH2 का अंतर होता है। एक होता है आपका समवायत्वता। तो आखिर ये क्या होता है आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो आपको पता है कि मतलब कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक के जो भी आणविक एक तरीके से सूत्र होते हैं एक ही होते हैं, और परंतु उनके जो अणु होते हैं ना, अणु में परमाणुओं की जो व्यवस्था होती है वो भिन्न भिन्न होती है। और इसी तरह की घटना को हम क्या बोलते हैं, समवायत्वता कहलाता है। उदाहरण के तौर पे हम लोग कह सकते हैं ब्यूटेन, मतलब C4H10, ठीक है, दो समावर्ती, जैसे कि ऑनमोल हो गया, आइस हो गया, ब्यूटेन हो गया। इसी प्रकार के जैसे कि पेटेन है, ये 3 समावर्ती हैं, ठीक है, नोमोल पेटीन, आइसोपेटेन। तो इस तरीके से ये होता है। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर हम आगे चलें और बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट आता है आपका कार्बनिक यौगिकों की गुणधर्म। गुणधर्म में पहला आता है आपका दहन। तो दहन आखिर क्या होता है ये जानते हैं। आपको पता है कि अधिकांश जो ईंधन होते हैं, मतलब जो अधिकांश पदार्थ हैं वो कार्बन अथवा उसके यौगिक के होते हैं। और दहन पे अधिकांश कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो प्रचुर मात्रा में ऊष्मा है, प्रकाश है, उसको वो मुक्त करते हैं। जैसे इसकी अभिक्रिया अगर हम बताई जाए आपको, रिएक्शन, जैसे आपका C हो गया C+O2, सॉरी ये थोड़ा ऐसा लग रहा है मल्टीप्लाई जैसा, ठीक है, और प्लस आपका हो गया ऊष्मा, और देन आपका प्लस होगा इसमें क्या होगा, प्रकाश। तो ये यहाँ आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। होप आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। संतृप्त जो भी हाइड्रोकार्बन से क्या होता है, सामान्यतः स्वच्छ मतलब ज्वाला निकलती है, और जबकि असंतृप्त जो होते हैं उनसे यौगिक से अत्यधिक काले धुएं वाली जो पीली ज्वाला निकलती है, उससे काले धुएं वाली जो होती है। वायु की जो भी सीमित मतलब एक तरीके से बोला जाए आपूर्ति, जो भी अपूर्ण दहन होने के संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी क्या होता है, एक तरीके से कब्जुली ज्वाला उससे निकलने लगती है। इसीलिए जो गैस होता है, कैरोसिन होता है, स्टोव में वायु के लिए मतलब छिद्र होते हैं ऐसे, ताकि जो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ज्वाला को प्राप्त हो सके। यदि अगर आपने रखा होगा कभी कभी कि कभी कभी बर्तन काले हो जाते हैं, मतलब जिन बर्तनों में खाना बनाते हैं वो बर्तन काले हो जाते हैं, ठीक है, हो जाते हैं ना नीचे से, और होगा कि जैसे वायु के छिद्र हैं वो अवरुद्ध हैं, हो सकता है, और ईंधन के अपूर्ण दहन हो रहा है, और जिससे कि ईंधन का जो पदार्थ है वो व्यय हो रहा है।
इसीलिए बर्तन काले हो जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हम उसको साफ़ करने के लिए राख वगैरह का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज के टाइम में तो जैसे कि सिटी वगैरह में तो कोई राख का यूज़ नहीं करता है, लेकिन अगर वाकई में इसके बारे में जाना जाए तो राख से बहुत अच्छे बर्तन साफ़ किए जा सकते हैं। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो आज के लिए इतना ही, और कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।